नमस्कार साथियों। एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हीरा चौधरी आपका हार्दिक मैं आज एक लेक्चर जो लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ। जनरल हॉर्टिकल्चर के वो सारे पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके साथ किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो बेस बनाना जरूरी होता है, उन सारे पॉइंट्स को इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए एक साथ इंक्लूड कर कर लेकर आया हूँ। तो एक छोटे से शेर के साथ आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक हार के ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस पहले टॉपिक की। अपन इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले यदि मैं अगर बात करूं तो जनरल हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करें कि ये हॉर्टिकल्चर शब्द, कौन सा शब्द? हॉर्टिकल्चर शब्द आया कहां से है? इस हॉर्टिकल्चर शब्द का आगमन जो हुआ था वो 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी। तो कभी आपसे मान लीजिए कि छोटा मोटा प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि कई बार प्रश्न इस टाइप के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आपको लगता है कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बावजूद इसके कई बार पूछ लिया जाता है। तो मैं अगर बात करूं कि हॉर्टिकल्चर शब्द का आगमन, उद्यान विज्ञान शब्द का आगमन जो है वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 17वीं शताब्दी के आसपास इस शब्द का कहीं न कहीं ये प्रचलन में आया था। सबसे पहले अपन एक बार अगर इस ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ उसको देख लेते हैं कि थोड़ा हुआ कैसे था। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का या मानव सभ्यता के मैं विकास की बात करूं तो सबसे पहले जब इस पृथ्वी पर मनुष्य आया और इस मनुष्य ने सबसे पहले देखा, ये देखा, क्या देखा? मनुष्य ने सबसे पहले अपने को भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से, खुद का पेट भरने के लिए सबसे पहले काम शुरू किया था शिकार करना। कौन सा काम शुरू किया था? शिकार करना। अब वो शिकार करने के लिए अपने साथ में एक पशु को पालने लगे जिसका नाम था कुत्ता। तो इस पृथ्वी पर पहला पाला गया अगर पशु की बात करूं तो वो कुत्ता था, जो आज से ठीक 10,000 ईसा वर्ष पूर्व पाला गया। लोगों ने सबसे पहले ये पशुपालन का काम शुरू किया। पशुपालन किस उद्देश्य से पाला गया था? तो पशुपालन को, पशुओं को पालने का केवल एकमात्र उद्देश्य था शिकार। आ गई बात समझ में? जो कुत्ता था वो अगले दूसरे अपना जो भोजन प्राप्ति का उद्देश्य था, जिस शिकार को अपने को पकड़ना होता उसको पकड़ने में अपनी सहायता करता था। तो अगर बात करूं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन या मानव सभ्यता का विकास, तो सबसे पहले ये शुरू हुई थी कहां से? हंटिंग से। कहां से शुरू हुई थी? हंटिंग। हंटिंग को अपन हिंदी में कहते हैं शिकार करना। क्या कहते हैं? शिकार। उसके बाद में ये चीज कहा चली कि धीरे धीरे मानव को समझ में आया कि कहीं न कहीं ये पशु जो है अपने दूसरे में, केवल शिकार करने में ही नहीं, इससे अपन दूध प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी इससे अपन प्राप्त कर सकते हैं, ऊन प्राप्त कर सकते हैं, चमड़ा जो इसका है वो कहीं न कहीं अपने लिए यूज में आ सकता है। तो इन्होंने प्रारंभ कर दिया पशुपालन। क्या प्रारंभ कर दिया? पशुपालन। क्या शुरू कर दिया? पशुपालन। तो उसके बाद में लोगों ने प्रारंभ किया पशुपालन। ये पशुओं को पालने के उद्देश्य से कहीं न कहीं नदियों के आसपास रहने लगे। और आपको मालूम है कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं विकसित हुई है, जितनी भी आपके पुरानी सभ्यताएं जब आप पढ़ोगे, भले वो सिंधु घाटी सभ्यता रही हो, आहड़ सभ्यता रही हो, या कोई सी भी सभ्यता, अगर बेरहाट की सभ्यता, तो वो कहीं न कहीं किसी नदी के आसपास वाले इलाके में विकसित हुई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? वहां पे पशुपालन रहकर पशुपालन काम शुरू कर दिया। फिर थोड़ी बहुत समझ आई और एक नया ट्रेंड चालू हुआ जिसको कहा गया खेती, या फिर इसको आसान शब्दों में अपन कह सकते हैं एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जिसको कहा गया क्रॉप कल्चर। अब इस क्रॉप कल्चर के अंदर धीरे धीरे सबसे पहले अपन बात करें गेहूं की, जौ की, धान की, इस प्रकार से कपास की, इस प्रकार से खेती, और धीरे धीरे मानव की जैसे जैसे समझ विकसित हो गई, विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों की तरफ, फल एवं सब्जियों को उगाना भी वो क्या कर दिए? शुरू कर दिए। और वर्तमान युग की बात करो, मानव इतना एडवांस लेवल पर हो गया है कि अब इन सारी चीजों को कहां लेकर गया है? ट्रेड पे। कहां लेकर गया है? ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। अब इन सारी चीजों को कहीं न कहीं वो व्यापार के उद्देश्य से करने लगे। पुराने समय में लोग ऐसा नहीं करते थे, केवल अपना जीवन यापन करने से। एक किस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ वो मैंने आपके सामने रखा। ये एक छोटी सी चीज है। और याद रखना, उसके साथ इस पृथ्वी पर प्रथम जो पाला गया पशु था वो डॉग था, कुत्ता था, और उसके बाद में अपन ने जिस पशु को पाला था उसका नाम था भेड़।
क्या नाम था? भेड़। ठीक है, उसके बाद में भेड़ के बाद में अपन ने क्या पाला? तो भेड़ के बाद में बकरी पालना शुरू किया, बकरी के बाद में किसको पाला? गाय को, और गाय के बाद में सबसे लास्ट में अपन ने किसको पाला था? भैंस को। ठीक है, आज से ठीक 8800 बीसी, 8800 बीसी पहले मतलब अपन ने भेड़ को पालना शुरू कर दिया था। आज से 10,000 बीसी पूर्व अपन ने क्या पालना शुरू किया था? अपन ने पालना शुरू किया था कुत्ता। और अगर बकरी पालन की बात करूं तो ठीक आज से कितने बीसी पूर्व? 7700 बीसी, बिफोर क्रिस्टन। मतलब क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो अपन ने बकरी पालना शुरू किया। उसके बाद में यदि गाय पालन की बात करूं तो ये ठीक 6000 बीसी के बाद की बात है। और उसके बाद में यदि भैंस की बात करूं तो ये 2200 बीसी के आसपास की बात। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको रखी। अगला बिंदु, अब अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर शब्द की। किसकी बात करते हैं? हॉर्टिकल्चर शब्द की। साथियों, अगर मैं बात करूं इस हॉर्टिकल्चर शब्द की, तो ये हॉर्टिकल्चर शब्द किस शताब्दी के आसपास आया? 17वीं शताब्दी के आसपास। और आपने बहुत सारी कक्षाओं के अंदर ये चीज बड़ी आसानी से पढ़ी होगी कि जिसके भी अंत में कल्चर होता है वो सारे लैटिन भाषा के शब्द है, लॉजी या नोमी होते हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और आपको पता है कि केवल एक पोमोलॉजी को छोड़ते हैं जो लैटिन एवं ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। आज अपन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टियस प्लस कल्चरा। और हॉर्टियस का मतलब क्या होता है? गार्डन। और आपको पता है गार्डन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? बगीचा। और कल्चरा का मतलब क्या होता है? टू कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब क्या होता है? कोई न कोई खेती से संबंधित क्रिया, या फिर अपन आसान सी भाषा में बात करें तो इनको अपन क्या कह देंगे? कर्षण क्रियाएं कह देंगे। क्या कह देंगे? कर्षण क्रिया। अर्थात बगीचे में कोई खेती से संबंधित क्रिया। और सामान्यतः आपने पढ़ा, अपन ने ऐसा जाना कि बगीचे के अंदर अपन किन किन की बात करते हैं? फलों की बात करेंगे कहीं न कहीं, फूलों की बात करें कहीं न कहीं, और सब्जियों की बात करेंगे। तो इनकी खेती सारी की सारी किसके अंतर्गत आने लगी? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। तो खेती इसके अंदर किस किस की आती है? तो याद रखना है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल का मतलब सब्जियां, फूल। ठीक है, इसके अलावा कुछ अपन प्लांटेशन क्रॉप यानी कि रोपण फसलें, औषधीय पादप हो गए। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? अपन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं। आ गई बात समझ में? तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? एक छोटी सी बात ये याद रखनी है, लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टियस प्लस कल्चरा। यदि अपन हॉर्टियस का मतलब यदि अपन बात करें तो गार्डन होता है, कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन होता है, या फिर टू कल्टीवेट, कल्टीवेट करना, या खेती से संबंधित कोई से भी क्रिया करना। आ गई बात समझ में? आगमन कौन सी शताब्दी में हुआ था इस शब्द का? तो 17वीं शताब्दी में आ गया था। होता क्या? फल फूल एवं सब्जियों की खेती से संबंधित एक साइंस है। ठीक है, उसके बाद में यदि अपन बात करें आज एक दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु, जब इसको अपन पढ़ने से पहले एक तो आपको याद रखना है फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर यानी कि हिंदी में अगर अपन बात करें तो हिंदी में कहते हैं भारतीय उद्यानिकी के पितामह। किसके पितामह? भारतीय उद्यानिकी के पितामह। भारतीय उद्यानिकी के पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय उद्यानिकी का पितामह जो है वो किसे कहा जाता है? एमएच मारीगोडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एमएच। कहीं पे मारीगोडा, कहीं पे मारीगोडा, जो भी लिखा हुआ है वो सब सही है। अपने को केवल टर्म याद रखने के, एमएच मारीगोडा को क्या कहा जाता है? भारतीय उद्यानिकी का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो अपन आज दिन तक बहुत पहले से अपन सब गलत पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो अपन पढ़ते हैं कि फादर ऑफ पोमोलॉजी जो है वो केएल चड्डा है, ये बिल्कुल गलत बात है। फादर ऑफ पोमोलॉजी केएल चड्डा नहीं है। अपन बात करेंगे आगे फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन हॉर्टिकल्चर, भारतीय उद्यानिकी के जो आधुनिक उद्यानिकी है भारत की, उसके पितामह किसे कहते हैं? अपन केएल चड्डा को कहते हैं। और अपन कई बार ये पढ़ रहे हैं और कई किताबों में भी ये चीज लिखी हुई है कहीं न कहीं कि फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो अपन केएल चड्डा को कहते हैं, जो भी गलत है। निरपक टूटेज को कहा जाता है फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में अगला बिंदु जो आपका परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसकी यदि मैं बात करूं तो फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर एक प्रसिद्ध फल वैज्ञानिक था ये, डॉक्टर केएल चड्डा। कौन था? डॉक्टर केएल चड्डा। डॉक्टर केएल चड्डा याद रखना है आपको ये। तो ये दो टर्म और याद रखनी है। सिंपल सी बात है, हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का आगमन, इंट्रोड्यूस ये टर्म इस वर्ल्ड के अंदर कब हुई? तो
अगर अपन बात करें तो जो 17 वाली सेंचुरीज थी उसके आसपास इस शब्द का आगमन हुआ है, तो 17वीं शताब्दी के आसपास इस शब्द का आगमन हुआ है। फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है, तो एम एच मैरीगोडा है। फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर इंडिया के अंदर वो भी कौन है, डॉक्टर के कौन है, डॉक्टर के एल चड्ढा। अब अपन बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की, जिसके बारे में अपन जनरली पढ़ते हैं, और आपने ज्यादा टाइम में इसमें नहीं लूंगा क्योंकि ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हो। ब्रांचेस यदि अपन बात करें, शाखाएं, तो इसकी जो पहली शाखा आएगी वो आएगी पोमोलॉजी। कौन सी आएगी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। इससे पहले एक चीज आपको और मैं रिमाइंड कर दूं कि ये हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो राजस्थान के अंदर एसीएफ का पेपर हुआ था, लैटिन भाषा का शब्द है, उसके अंदर एसीएफ 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और राजस्थान के अंदर यूजी एंट्रेंस जो जेईटी होता है उसमें तो कम से कम 5 से 7 बार इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जा चुका है कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। ये सारी चीजें। इसके अलावा अदर यूपी कैडेट की बात करूं, गुजरात के स्टेट एग्जाम की बात करूं, तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है। कोई जो छोटे कंपटीशन होते हैं उसमें कहीं न कहीं ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आईसीआर के इंट्रोडक्टरी एग्जाम वगैरह की मैं बात करूं तो वहां पे भी ये चीजें एग्जाम में अपने से पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो मैंने आपको बताया, ये दोनों टर्म आप याद रख लेना, दोनों साइंटिस्ट है, दोनों को याद रखना है। इंडियन हॉर्टिकल्चर का कौन है, एमएच मारीगोडा है, और मॉडर्न हॉर्टिकल्चर का कौन है, तो डॉक्टर के एल चड्ढा है, ठीक है। अब बात करते हैं पोमोलॉजी की, और ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि भाई पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है ये कि ग्रीक और लैटिन। सामान्यतः अपन पढ़ते आए कि लॉजी और नॉमी जिसके पीछे होते हैं वो केवल ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक अपवाद स्वरूप इसको अपन पढ़ते हैं जिसके अंदर दो भाषाओं के दो शब्द लिए गए हैं। आ गई बात समझ में। तो ये अगर अपन बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, फल विज्ञान कहते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो इसमें आया है वो आया है पोमम। कौन सा आया है, पोमम। पोमम की यदि अपन अपन बात करें तो ये कौन सी भाषा से आया है, तो ये आया आपके लैटिन भाषा। कौन सी भाषा से आया है, लैटिन भाषा से। दूसरा इसके अंदर शब्द जो है वो है लॉजी से लोगोस, और ये कौन सी भाषा का है, तो ये आपके ग्रीक लैंग्वेज से आया है। कहां से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। आ गई बात समझ में, ये कहां से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। पोमोलॉजी में पहला शब्द जो पोमम आया है वो लैटिन लैंग्वेज का है। दूसरा शब्द लोगोस आया है जो कौन से लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का है। इस पोमम का अर्थ की यदि अपन बात करें तो क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है फ्रूट, या फ्रूट को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, फल कहते हैं। क्या कहते हैं, फल कहते हैं। लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, फलों का अध्ययन। और फलों का, यहाँ पर फलों का क्या अध्ययन, फलों की खेती के बारे में, क्योंकि अपन यहाँ कहीं न कहीं कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं। टू स्टडी यानी कि अध्ययन, और अध्ययन का मतलब अपन किसकी खेती का अध्ययन करते हैं, किसकी खेती का अध्ययन कर रहे हैं, फलों की खेती। किसकी खेती, फलों की खेती। उसके बाद में यदि अपन बात करूं, जब अपना देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में अपन शुरुआती अवस्था में हॉर्टिकल्चर के ऊपर इतना जोर नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। और अपन ने चौथी से लेकर के 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 1971 के आसपास यदि मैं बात करूं, तो भारत सरकार द्वारा एक नई योजना, अखिल भारतीय एक कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था पूरा, जो इंप्रूवमेंट के ऊपर चलाया गया था फलों के, आईसीआरपी ऑन फ्रूट, या फिर अगर अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना, जो 1971 के आसपास शुरू की गई थी। और उसके बाद में थोड़े अपन फलों के उत्पादन के बारे में सजग हुए, और जब फल उत्पादन के बारे में सजग हुए तो 1990 के आसपास की यदि मैं बात करूं, तो भारत के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था निरपक टुटेज। क्या नाम था, निरपक टुटेज। और उसने क्या किया कि एक नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया, जो अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहे थे, फलों को तोड़ने के बाद जो लॉस होते थे उनको कम करने के लिए कुछ ना कुछ अपने को टेक्नोलॉजी दी, जो हॉर्टिकल्चर उत्पादों के लॉस को कम करे। इसके अलावा हनी से संबंधित, मतलब शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई न कोई तकनीक दी थी। उस टेक्नोलॉजी की वजह से भारत के अंदर एक क्रांति का जन्म हुआ था। उस क्रांति का नाम था सुनहरी क्रांति। क्या नाम था, सुनहरी क्रांति। अंग्रेजी में यदि अपन बात करें तो जो रिवॉल्यूशन एक नया आया था इंडिया के अंदर, उसका नाम था, उस रिवॉल्यूशन का जो नाम था वो था गोल्डन रिवॉल्यूशन। कौन से रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है गोल्डन रिवॉल्यूशन। अगर आपको सीधा सिंपल दे दे फ्रूट प्रोडक्शन, तो सीधा सा टिक लगा देना फ्रूट प्रोडक्शन।
आ गई बात समझ में? अगर फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वहां पे लिखा हुआ होगा हॉर्टिकल्चर, मतलब उद्यानिकी से संबंधित है। कहीं ना कहीं ये क्रांति किससे संबंधित है? उद्यानिकी से संबंधित है। और एक चीज और है इसके साथ में, वो किससे संबंधित भी थी? आपके हनी। और हनी को आपको पता हो तो हनी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? शहद कहते हैं। तो शहद उत्पादन से संबंधित। और किससे संबंधित थी? ये फलोत्पादन से। किससे संबंधित थी? फलोत्पादन से संबंधित। ठीक है, कई किताबों के अंदर लिखा और आपने कई बार इस चीज को पढ़ा। बाकी बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, या तक कि यूपीएससी ने इस सवाल को एग्जाम के अंदर पूछा है। यूपीएससी ने यह पूछा था कि फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन अपन किसे कहते हैं, या फिर कौन जाना जाता है फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो आज से आपको याद रखना है कि फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन के एल चड्डा नहीं है। तो फिर कौन है फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन? जो है वो कौन है? निरपक टूटे। कौन है? निरपक टूटेज। आ गई बात समझ में? कौन है? निरपक टूटेज। सुनहरी क्रांति के जनक कौन है? निरपक टूटेज। किसके जनक है भैया? सुनहरी क्रांति। किसके जनक है? सुनहरी। सुनहरी क्रांति के आगे यदि जनक की बात करें तो वो कौन थे? निरपक्टुटेस है। कौन है? निरपक्टुटेस। सुनहरी क्रांति के पितामह अगर किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? निरपक्टुटेस को कहा जाता है। तो अगला साइंटिस्ट जो आपको याद रखना है वो निरपक्टुटेस। पहला फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर एमएच मारीगोड़ा, फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर केएल चड्डा, और तीसरा फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। और फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कौन है? निरपक्टुटेस। तीन आपको साइंटिस्ट क्या रखना है? याद रखने। आ गई बात समझ में? एक चौथा जो अपने को साइंटिस्ट याद करना है कि फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी कौन है? फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी। फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी की यदि अपन बात करें, या फिर सिस्टेमिक को अपन हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। क्या कहते हैं? वर्गीकी। वर्गीकी फल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो एक छोटा सा टर्म आप ये भी याद रखना कि डी कैंडोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डी कैंडोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डी कैंडोल को। डी कैंडोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डी कैंडोल को। ठीक है, तो फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी या वर्गीकी फल विज्ञान के पितामह की यदि मैं बात करूं तो वो कौन है? डी कैंडोल। कौन है? डी कैंडोल। आ गई बात समझ में? तो इतना सा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ पर। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट ये याद रखना। एक छोटी सी चीज जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था कि फादर ऑफ सॉरी क्या कहते हैं पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो वो आपको याद रखना। ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। और एक बार राजस्थान के प्री पीजी एंट्रेंस में एक प्रश्न पूछा गया था, और 2020 की बात है ये, आप देखना पेपर उठाकर, 2020 या 21 में पूछा गया था कि पोमोलॉजी वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम प्लस लोगोस। इसमें पोमम कौन सी भाषा से लिया गया है? तो मैंने आपको बताया था ये पोमम कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज की दूसरी इसकी जो ब्रांच आती है उसको अपन कहते हैं ओलेरिकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर। और जब मैं ओलेरिकल्चर की बात करूंगा तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? सब्जी विज्ञान का। क्या कहा जाता है? सब्जी विज्ञान। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है? इतना सा याद रखो, ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। किसकी खेती का अध्ययन करते हैं? तो सिंपल सी बात, अध्ययन करते हैं सब्जियों, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं। एक छोटी सी आपको और बता दूं मैं आपको कि वर्तमान में जो है अपना आईसीएमआर, उसने सब्जियों की रिकमेंडेशन को बदल दिया है कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो वर्तमान में वो उसकी मात्रा हो गई है, पहले ये 300 ग्राम थी, तो अब ये कितनी हो गई है? 350। याद रखना, कितने ग्राम हो गई है? 350 ग्राम। वर्तमान में जो नई रिकमेंडेशन है वो नई रिकमेंडेशन कितनी है? 350 ग्राम है। पहले कितनी हुआ करती थी? 300 ग्राम। कि एक वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन कितनी सब्जियां कम से कम खानी चाहिए? तो पहले तो 300 ग्राम थी, सबसे पहले वो 280 थी, फिर 20 ग्राम बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? 300। और अब वर्तमान में अगर प्रेजेंट सिनेरियो में अपन देखें तो ये कितनी हो गई है? 350 ग्राम हो गई। कितनी हो गई है? 350 ग्राम। तो एक ये भी आप अपडेट थोड़ा कर ले कि वर्तमान में वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन कितने ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए? 350 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो एक ये आप अपडेट रखना। तीसरी इसकी जो महत्वपूर्ण ब्रांच है
तीसरी इसकी जो महत्वपूर्ण ब्रांच है उसको अपन कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर सीधे सा नाम से ही स्पष्ट है। एक तो ये कल्चर आ रहा है, कल्चर आ रहा है मतलब कौन सी भाषा का शब्द हो गया भैया? ये लैटिन भाषा का शब्द हो गया दोस्तों। और लैटिन भाषा का शब्द खेती किसकी करते हैं? फूलों की खेती। किसकी खेती? फूलों की खेती का अध्ययन। जितने भी अपने फूल वाले पौधे हैं जिनका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व है, उन सब की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? ऐसे सभी फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जबकि पुष्प विज्ञान को एंथियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथियोलॉजी। पुष्प के अंदर की जितनी भी घटनाएं होती है, पुष्प से संबंधित आप जो पूरी स्टडी करते हो बायोलॉजी के अंदर, उसको एंथियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद में अगली ब्रांच की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर अगली ब्रांच की यदि अपन बात करें तो एक पीएचटी, या इसी को अपन कहते हैं पीएचएम। पीएचटी की फुल फॉर्म की यदि बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। या फिर अगर टेक्नोलॉजी शब्द नहीं होगा तो मैनेजमेंट हो जाएगा। मैनेजमेंट। पोस्ट, पोस्ट का मतलब बाद में, हिंदी में अगर सीधे से। हार्वेस्ट का मतलब तकनीक, टेक्नोलॉजी को हिंदी में अपन तकनीक कहते हैं। मैनेजमेंट को आप सब जानते हैं, प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। अर्थात तुड़ाई के बाद जो तकनीक या उनको मैनेज करने के लिए जो भी चीजें काम में लेंगे वो सारी की सारी किसके अंदर देखेंगे, या जो मेथड्स काम में लेंगे वो सबको अपन किसके अंदर देखेंगे? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। जिसमें आप फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के बारे में कई बार पढ़ते हो, जैम, जेली, सॉस, मुरब्बा, केचप के बारे में अपन पढ़ते हैं। आ गई बात फल एवं सब्जी परिरक्षण की विधियां पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं, डिब्बाबंदी कैनिंग की यदि अपन बात करें तो वो पढ़ते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना, ये इसकी अगली ब्रांच है। यहां से 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो कि फल एवं सब्जी परिरक्षण के जनक किसे कहते हैं? फल एवं सब्जी परिरक्षण के जनक, फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, या केवल फ्रूट ही टर्म आ जाती है कई बार, दोनों साथ लिख देता हूं आपकी सुविधा हो। प्रिजर्वेशन, फादर ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन या फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन यदि अपन बात करें तो ये एक वैज्ञानिक को कहा जाता है। वैज्ञानिक का निकोलस एपट। क्या नाम है? निकोलस एपट। भाई साहब ने क्या किया था? भाई साहब ने ऐसा देखा सबसे पहले इस सृष्टि में आने के बाद में, पृथ्वी पर हजारों लोगों के आने के बाद में इन्होंने बताया कि फल एवं सब्जियां खराब हो रही, और ये तोड़ने के कुछ दिनों बाद खराब हो जाती है। और खराब होने का कारण बताया, ये फल एवं सब्जियां केवल इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि ये तोड़ने के बाद वायु के संपर्क में आ जाती है, और लगातार वायु के संपर्क में रहने से ये खराब हो जाती है, अर्थात अपनी पूर्व वाली स्थिति में नहीं रहती है। तो फिर क्या किया इन्होंने? कहा कहीं ना कहीं इनको हवा रहित स्थान पे रखा जाए। तो क्या हवा रहित स्थान पे कहाँ रखेंगे? तो डिब्बा लाकर उनको पैक कर दिया, एयर टाइट कंडीशन में रखते हैं, हवा रहित स्थान पर रखते हैं। ये फल एवं सब्जियां खराब नहीं, कारण से पहली बार अगर कोई डिब्बाबंदी का विचार किसी आदमी के मन में आया तो उसका क्या नाम था? निकोलस एपर्ट। पहली बार विचार इसके मन में आता है, इस कारण से इसको डिब्बाबंदी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसका जनक भी अपन ने कहा? फल एवं सब्जी परिरक्षण। किसका जनक का? फल एवं सब्जी परिरक्षण का जनक। दूसरी टर्म क्या याद रखनी है इसके साथ? फादर ऑफ कैनिंग। फादर ऑफ कैनिंग। कैनिंग का मतलब क्या हो गया? डिब्बाबंदी। किसके जनक है भाई साहब? डिब्बाबंदी के जनक। ये अच्छी बात है। एक अगला साइंटिस्ट जो अपने को याद रखना है वो कौन याद रखना है? निकोलस एपर्ट याद रखना है। और ये किस किस के जनक है? फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन एंड अनदर वन फादर ऑफ कैनिंग। दोनों का जनक या इन दोनों का फादर किसे कहा जाता है? निकोलस एपर्ट को कहा जाता है। और कोई आपसे पूछे कि निकोलस एपर्ट ने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि फल एवं सब्जियां इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि वो किसके संपर्क में आती है? वायु के संपर्क में आती है। किसके संपर्क में आती है? वायु के संपर्क में आती है। 2-3 चीजें आपको और याद रखनी है
कि भारत के अंदर कितने प्रतिशत फल एवं सब्जियों का प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो वर्तमान में यह आंकड़ा 3% के आसपास हो गया, लेकिन किताबों में यह आंकड़ा अब भी 2% के आसपास चल रहा है। तो आपको याद रखना है, भारत में मात्र जितनी फल एवं सब्जियां पैदा होती है उसके मात्र 2% भाग का क्या किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रिजर्वेशन, यानी कि परिरक्षण है। तो परिरक्षण मात्र कितने प्रतिशत फल एवं सब्जियों का किया जाता है, 2%। दूसरी चीज, भारत के अंदर तोड़ने के बाद में लगभग अपन 25 से 30% फल एवं सब्जियों को खराब कर देते। कितने फल एवं सब्जियां आफ्टर हार्वेस्टिंग, तोड़ने के बाद खराब हो जाती है, मार्केट तक पहुंचने से पहले अपन उनको बेच नहीं पाते। 25 से 30% फल एवं सब्जियां ऐसी है जिनको बिना उपयोग किए अपन क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कितने प्रतिशत, 25 से 30%। जितना अपना प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए 100 क्विंटल प्रोडक्शन है, तो उसमें से 25 से 30 क्विंटल तो अपन क्या कर देते हैं, बिना उपयोग किए, बिना कोई यूज लिए उनको क्या कर देते, खराब कर देते। तो ये भी चीज याद रखना कि बिना उपयोग किए, किसकी बात करूं, बिना यूज लिए, बिना उपयोग लिए ये खराब। कितनी फल एवं कितने प्रतिशत प्रोडक्शन का, 25 से 30% हिस्सा जो है वो बिना उपयोग लिए क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अगला परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये भी है कि 25 से 30% फल एवं सब्जियां अपन क्या कर देते, खराब कर देते। उसके बाद में और पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, आगे अपन पढ़ते हैं एक ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के नाम से आएगा। कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, यानी कि हिंदी में बात करें अलंकृत बागवानी। क्या कहते हैं, अलंकृत बागवानी। आ गई बात समझ। उस जितने भी आपके शोभाकारी पुष्प हैं, जो सजावटी पौधे हैं, उन सब का अध्ययन, जितने ट्रीज है जो आप कहीं पे गार्डन में जाते हैं आपको सजावट के रूप में दिखाई देते हैं, आपको हेजरी जो दिखाई देती है, आपको जो गार्डन के अंदर जो लॉन दिखाई देता है, ये सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के। वो गार्डन के कितने टाइप्स होते हैं, मुगलों ने कौन से गार्डन, फिर अंग्रेज आए तो कौन सी कला विकसित, क्या कुछ विकसित हुआ, वो कितनी गार्डनिंग की स्टाइल है, वो कितनी शैलियां है उद्यान लगाने की, उन सारी के अंदर औपचारिक, अगर फॉर्मल स्टाइल कौन सी होती है, इनफॉर्मल स्टाइल कौन सी होती है, ये सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़े, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के। तो सामान्यतः यदि अपन बात करें तो सजावटी या अलंकृत जितने भी आपके पेड़ हो गए, पौधे हो गए, झाड़ियां हो गई, इन सब का अध्ययन अगर किसी में करेंगे तो वो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के अंतर्गत करेंगे, अलंकृत बागवानी के अंतर्गत ये चीज करेंगे। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु जो इसके अंदर आता है, कुछ टर्म आपको और याद रखनी। एक टर्म आती है जैसे विटिकल्चर। आ गई बात, विटिकल्चर क्या है, अंगूर, जो अपने अंगूर जो ग्रेप्स होता है उसकी फैमिली की यदि अपन बात करें तो विटेसी, और इस विटेसी से शब्द आया विटिकल्चर, अर्थात अंगूर की खेती। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स की बात जब अपन करेंगे तो वो अंगूर की खेती क्या कहलाती है, विटिकल्चर कहलाता है। किसकी खेती करते हैं अपन, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है, आपको याद रखना, विटिकल्चर क्या। फिर एक टर्म और आएगी, सिट्रीकल्चर। सिट्रस शब्द से सिट्रीकल्चर बना है, अर्थात जितने भी आपके कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस, और सिट्रेसी फैमिली में कौन से पौधे आते हैं, नींबू वर्गीय, अर्थात नींबू वर्गीय फल जितने भी हैं आपके, कौन से फल, नींबू वर्गीय फलों की खेती। कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस की जब अपन बात करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस, मौसमी माल्टा, नींबू, कागजी नींबू, चकोतरा, पुमेलो। आ गई बात समझ में, ये सारे के सारे किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, सिट्रीकल्चर के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं, सिट्रीकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। तो नींबू वर्गीय फलों की खेती क्या कहलाती है, क्या कहलाता है। एक और टर्म जो आप कॉमनली याद कर लेना, एक तो अपने जाती है, क्या कहते हैं उसको, थियोलॉजी। आ गई बात समझ में, कौन सी है, थियोलॉजी, थियोलॉजी।
तो टीसियोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, इसको सियोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि आगे का टी जो है वो साइलेंट रहता है। और ये किसकी खेती है? टी। टी अपन किसको कहते हैं? चाय की खेती। किसकी खेती? चाय की। कल्टीवेशन ऑफ टी क्या कहलाता है? सियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्टीवेशन ऑफ टी सियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्टीवेशन ऑफ टी सियोलॉजी कहलाता है। ये एक आपको याद रखना। एक टर्म और आएगी तो अपन कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। अर्थात किसकी खेती? घासों की। घासों की एग्रोस्टोलॉजी क्या कहलाती है? एग्रोस्टोलॉजी कहलाती है। ये कुछ टर्म्स है जो आपको साथ में याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने आपको मोटी मोटी अगर बातें बताई जो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कई बार अपन परीक्षाओं में आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, वो प्रश्न गलत करके आ जाते हैं जो बहुत सिंपल होता है, और उसका दुख भी। वो सिंपल कई ऐसी जगहों से ही पूछा जाता है जिसको अपन इग्नोर मार देते हैं कि ये तो क्या ही पूछा जाएगा। कई बार एग्जाम ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो एक बार मैं आपको वापस इन सारी ब्रांचेस का एक मोटा मोटा आपको 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिवीजन। हॉर्टिकल्चर, लैटिन भाषा, 17वीं शताब्दी आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या याद रखना है? कौन? एमएच मारीगोडा। एमएच मारीगोडा के बाद कौन? केएल चड्डा। फिर पहली ब्रांच पोमोलॉजी, लैटिन, ग्रीक आपको याद रखना। इसके अंदर कौन आएगा? फलों की खेती आएगी। निरपक्टुटे, सुनहरी क्रांति से संबंधित है, भारत में फल उत्पादन को बढ़ावा देने की। सुनहरी क्रांति का जनक कौन? निरपक्टुटिस, फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी। आगे आएगा कौन आएगा वो? फिर उसके बाद में डिकेंडोल आएगा, सिस्टमिक पोमोलॉजी का फादर। फिर ओलेरिकल्चर, सब्जियों, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। आ गई बात फिर पीएचडी या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। वहाँ पे कैनिंग याद। कैनिंग, अपन कैनिंग के पितामह जो है वो निकोलस एपार्ट को कहते हैं। और जब इन्होंने डिब्बाबंदी की खोज की तो इन्होंने अपने नाम पर, पीछे का जो सरनेम था, इसके आधार पर डिब्बाबंदी या कैनिंग को इन्होंने एपर्टाइजिंग कहा था। बाद में थोड़ा पता चला और अपन ने इनका नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज क्या कर दिया? कैनिंग कर दिया, डिब्बाबंदी कर। ठीक है, उसके बाद में ऑर्नामेंटल गार्डनिंग हो गया, विटिकल्चर हो गया, सियोलॉजी हो गया, और एग्रोस्टोलॉजी। अब यदि अपन बात करें थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की, जब मैं बात करूंगा तो आपको याद कुछ पॉइंट गोल्डन एरा इसके रहे हैं हॉर्टिकल्चर के कहीं न कहीं। सबसे पहले अगर इस सृष्टि पर फलोत्पादन के महत्व के बारे में कोई आदमी अगर चर्चा करता है तो तुलसीदास। कौन था? तुलसीदास। याद रखना कि सबसे पहले फलोत्पादन के बारे में किसने बताया? तुलसीदास जी ने। महत्व के बारे में किताब कौन? रामचरित। कौन सी किताब? रामचरित। इस रामचरित मानस में इन्होंने डिस्कस किया है कहीं न कहीं फलों का बहुत महत्व है। और उसी समय इन्होंने ऐसा भी बताया कि छाया भी देते हैं, मीठे फल भी देते हैं, इनका कहीं न कहीं अपने डाइजेशन के अंदर, अपने पाचन संबंधी विकारों को दूर करने में भी बहुत महत्व है। ऐसा सब अपने को रामचरित मानस में पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि फलोत्पादन के महत्व के बारे में कोई बताता है तो वो स्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। और किताब कौन सी है? उसके बाद में मुगलों के अंदर एक भला शासक आया था, इसने हॉर्टिकल्चर के ऊपर खूब जोर दिया, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग तक के ऊपर इसने खूब जोर दिया। और इसने इतना भला आदमी था कि इसने बिहार के अंदर दरभंगा नाम की जगह है, आप पढ़ा होगा इसके बारे में भी, जब पूषा स्थित संस्थान के बारे में पढ़ते हैं, फिप्स प्रयोगशाला के बारे में पढ़ते, आईसीआर के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं इस स्थान का जिक्र जरूर होता है। और इस दरभंगा पूषा स्थित, सॉरी, बिहार के अंदर स्थित इस दरभंगा के आसपास भले आदमी ने 1 लाख पौधे लगाए आम के। आम पौधे लगाए थे ऐसा। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसने, कभी पूछ ले तो ये याद रखना है छोटा मोटा, बिहार में दरभंगा के पास एक मुगल बादशाह जो था वो कौन था जिसने 1 लाख आम के पौधे? अकबर था। सबसे पहले फलोत्पादन के महत्व के बारे में कौन बताता है? तो कौन बताता? स्वामी तुलसीदास जी बताते। किताब कौन सी थी? तो पवित्र एक हिंदू ग्रंथ है ये, रामचरितमानस। ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की जब मैं बात करूंगा, आजादी के बाद, इसकी बात करूं, थोड़ी मॉडर्न हिस्ट्री की यदि मैं बात करूं, आधुनिक इतिहास की यदि मैं बात करूं, तो सबसे पहले आजादी के बाद में भारत के अंदर प्रथम 3-4 5 वर्षीय योजना पर कोई 5 ईयर प्लान होंगे किसी के ऊपर कोई फलोत्पादन, क्योंकि उस समय देश
के ऊपर खाने के लिए अन्न नहीं था, तो भारत इसके ऊपर क्यों ध्यान देगा? सबसे पहले अपना पहला जो मूल कर्तव्य था, तो वो क्या था कि अपने को अनाज इस देश में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है, 2 वक्त का खाना खा सके। और इसी समय पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम का शब्द आया, हरित क्रांति आई थी, और इस हरित क्रांति 1965-66 के आसपास की बात है। और उसके बाद में सन 1971 के अंदर भारत सरकार का कहीं ध्यान गया कि ठीक है, अब अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अब अपने को ध्यान कहीं न कहीं हॉर्टिकल्चर या उद्यानिकी, सबसे पहले उद्यानिकी फसलों में जो प्रधान स्थान आता है, फ्रूट्स का आता है, फलों का आता है। इसीलिए इन्होंने सन 1971 के अंदर, कब? सन 1971 के अंदर अखिल भारतीय फल सुधार, अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार, अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना, यानी कि अगर अपन बात करें एआईसीआर, एआईसीआर कब शुरू? आ गई बात, एआईसीआरपी नहीं, एक्रिप, एक्रिप की जब अपन बात करूंगा, तो वो कब शुरू किया गया था? 1901, फलों के ऊपर। और आपको याद रखना चाहिए कि पहला आईसीआरपी जो था वो किसके ऊपर? मेज की क्रॉप के ऊपर 1957 के आसपास, 1957 में लागू हुआ था। और सबसे पहले मक्का के ऊपर ही इस देश के अंदर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चला था। ठीक है, तो एक याद रखना है, एआईसीआरपी ऑन फ्रूट कब शुरू हुआ? 1971 की बात। उसके बाद 1984, 1984 के अंदर राजस्थान, पूरे भारत के अंदर एक बोर्ड की स्थापना, बोर्ड का नाम नेशनल हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। बोर्ड को शुद्ध हिंदी में अपन कहते हैं मंडल, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 84, हेडक्वार्टर इसका जो था, मुख्यालय की यदि मैं बात करूं, इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ रखा गया था? तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम नाम की जगह है, गुड़गांव आपने नाम सुना हो, हरियाणा राज्य के अंदर ये जगह आती है। ठीक है, तो गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा के अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का क्या रखा? ख्याल है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। फिर अगर आप राजस्थान के कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, तो आपको याद होना कि राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना, राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन राजस्थान 1989, कहाँ पे? जयपुर में, राजस्थान। स्थापना कहाँ पे की गई थी आपको? 1989 कहाँ पे की? राजस्थान। स्थापना जयपुर में, ये भी टर्म। उसके बाद में अगली महत्वपूर्ण बात जो अपने एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी और आगे भी कई बार पूछी जाएगी, एनएचएम बात कर रहा हूं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की यदि मैं बात करूं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2005 की बात है। भारत के अंदर उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन एवं गुणवत्ता में बढ़ावा देने के पूरे भारत देश के अंदर एक मिशन चलाया गया था, नाम था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। वर्तमान में इस मिशन को इंक्लूड कर दिया गया है या समायोजित कर दिया गया है एमआईडीएच के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एमआईडीएच। और एमआईडीएच कब का है? 1 अप्रैल 2014। कब की बात है ये? अप्रैल 2014 के अंदर
MIDH के अंदर NHM, या फिर अपन बात करें NHM का ही नया नाम क्या है, न्यू नेम क्या है, या इस नई स्कीम को किस नाम से चलाया जा रहा है, तो MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। समन्वित बागवानी विकास मिशन, समन्वित बागवानी विकास मिशन। ये कुछ इसके हिस्ट्री के महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कहीं न कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार। या तो आपको याद रखना, राजस्थान उद्यान निदेशालय की स्थापना 1989। एनएचएम की शुरुआत अगर कब हुई थी, एनएचएम की शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 2005 में हुई थी। इसका नया नाम MIDH कब रखा गया था, या फिर एनएचएम को MIDH में कब इंक्लूड किया गया, 1 अप्रैल 2014 की बात है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि समन्वित बागवानी विकास मिशन की बात करूं। और इसके अलावा फिर मैंने 1971 में फल सुधार परियोजना की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 1984 के अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे यदि अपन बात करते हैं तो कुछ और जो पॉइंट महत्वपूर्ण है जो कई बार पूछ जाते हैं पेपर के अंदर। एक तो 1937 एगमार्क कानून, एगमार्क एक्ट, ये थोड़ा सा याद रखना। सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी, नागपुर महाराष्ट्र, लेबोरेटरी केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पे है ये, नागपुर महाराष्ट्र। 1955 1955 FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फल उत्पाद आदेश। देश की आजादी के बाद 1955 के अंदर एक कानून आया था, आपने अच्छे से सुना है, ECA इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। उसी के सेक्शन 3 के अंदर एक आदेश पारित किया गया जिसका नाम था FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फल उत्पाद आदेश। फल उत्पाद आदेश का मुख्य जो कार्य था, भारत के अंदर जितने भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितने भी प्रसंस्कृत उत्पाद बन रहे हैं, भले वो सॉस हो, केचप हो, जैम हो, जेली हो, मुरब्बा हो, अचार हो, सबकी गुणवत्ता को नियंत्रित करने का काम, उन सबके उत्पादन को बढ़ावा देने का काम, उन सबके लिए लोगों को प्रोत्साहित करके नई फैक्ट्रियां खोलने का काम किसके जिम्मेवारी है, किसके सौंपी गई थी, FPO। और FPO भारत के अंदर गुणवत्ता को नियंत्रित करने, क्वालिटी कंट्रोल का यदि किसी का काम है वो FPO का है। इसलिए अपन कई बार पढ़ते हैं कि FPO के अनुसार एक जैम के अंदर यदि अपन बात करें तो जो प्रिजर्वेटिव्स काम में ले रहे हैं, मान लीजिए कि उसके अंदर जो भी आप सोडियम बेंजोएट ले रहे हो, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ले रहे हो, तो उसकी मात्रा कितनी है। ये मात्रा आप ऐसे पढ़ते हो कि अकॉर्डिंग टू FPO नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भारतीय इसके अंतर्गत इतने 700 ppm होना चाहिए कि 350 ppm। निकलने वाली SO2 गैस है वो कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज रंगहीन फलों के लिए क्या काम में लेंगे, रंगीन फलों के लिए क्या काम में लेंगे, ये जब अपन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है जो कब आया था, 1955। एक अपीडा एक्ट की बात कर लेते हैं, 1985 में बना था ये, 1986 में ये लागू हुआ था। अपेड़ा क्या होता है, अपेड़ा या अपीड़ा बात करें, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि से संबंधित और जितने भी आपके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, प्रसंस्कृत उत्पाद होते हैं, उन सब का एक्सपोर्ट, निर्यात से संबंधित सारा काम कौन देखता है, अपीड़ा देखता है। एक्सपोर्ट का काम कौन देखता है, अपीड़ा देखता है। और ये अपीड़ा निर्यात को बढ़ावा देने का काम भी भारत के अंदर कर रहा है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है अपीड़ा का, वो कहाँ, इस अपीड़ा का हेडक्वार्टर जो है वो, का जो हेडक्वार्टर है वो है आपके न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर।
न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। फुल फॉर्म की अगर बात कभी पूछ ले, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्थात हिंदी में आप क्या कहोगे इसको? कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद, क्या कहेंगे? कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, निर्यात विकास प्राधिकरण। ये ठीक है, तो ये भी आपको 2-3 पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। 1937 में एगमार्क कानून, सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी, नागपुर महाराष्ट्र। 1955 एफपीओ फल उत्पाद आदेश, अपेड़ा एक्ट 1985 बना, 1986 लागू हेडक्वार्टर। उसके बाद में भारत का फर्स्ट एग्रीकल्चर, सब फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, कई बार ये सवाल एग्जाम याद रखना। क्या नाम है? डॉक्टर वाई.एस. परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये भारत का पहला उद्यानिकी एवं वानिकी को समर्पित पहला विश्वविद्यालय। ठीक है, वाई.एस. का मतलब यशवंत सिंह, तो हिंदी में नाम की बात करें, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित? याद रखना, सोनी नाम की जगह है, सोलन। सोलन के बारे में आप सबने पहन, सोलन हिमाचल। ये यूनिवर्सिटी है, विश्व क्या, देश का अपना पहला हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी का साथ में ये पहला देश का विश्व। ये चीज भी याद रखना। ये कुछ आज के इस लेक्चर की कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कि पढ़ने से पहले, हॉर्टिकल्चर पढ़ने से पहले अपने को कुछ छोटी मोटी चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए, वो सारी बातें मैंने लेक्चर के जरूर जरिए पहुंचाने की कोशिश। सबने ध्यान सुना, आप सबने ध्यान से पढ़ा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात करेंगे एपिसोड तक। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, निरंतर पढ़ते, खाओ पियो, पढ़ाई में व्यस्त। थैंक यू।